Focus. Ideate. Innovate. Enable. अगर आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं या फिर अगर आप खरीद चुके हैं तो आज का पहला कदम का सीजन 2 का ये एपिसोड आपके लिए एकदम सही साबित होगा, क्योंकि आज हम आपको लाइफ इंश्योरेंस की वो बारीकियां बताने वाले हैं जो हर एक पॉलिसी होल्डर को, चाहे खरीदने के पहले, खरीदने के बाद या फिर क्लेम करते वक्त उन्हें पता होना चाहिए। तो ये सबसे अहमियत वाला एपिसोड है। आपके क्या राइट्स हैं, आपके क्या हक हैं, आप किन चीजों के लिए इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीएफओ और सीनियर डायरेक्टर प्रशांत त्रिपाठी साहब आज हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो आज के शो को हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक तो ये कि अगर आप पॉलिसी खरीदने वाले हैं, मन बना चुके हैं कि खरीदना है, तो खरीदने से पहले किन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या वो चीजें हैं जो आपका हक है, आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं इंश्योरेंस एजेंट को या फिर इंश्योरेंस कंपनी को। फिर दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि आपने पॉलिसी ले ली, अगर पहले से भी ले रखी है तब भी आपको यह जानना जरूरी है कि पॉलिसी की लाइफ के दौरान आपको किन किन बातों को जानने का हक है, क्या क्या आप पूछ सकते हैं। और भगवान न करे क्लेम की जरूरत हो जाए या फिर पॉलिसी मैच्योर हो जाए, तब आपको क्या कुछ जानने समझने की जरूरत है, वो तीसरा पार्ट होगा। तो पहले पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले खरीदने के पहले वो 1-2 बड़ी बातें सर जिसका ध्यान रखना चाहिए पॉलिसी होल्डर को अगर इंश्योरेंस खरीदने का मन बना लिया है। सबसे पहली बड़ी बात है इंश्योरेंस खरीदने के पहले, वो ये है कि सबको ये समझना चाहिए कि इंश्योरेंस सबका हक है और उस हक के हिसाब से जो रेगुलेटर है, जिसको हम IRDA कहते हैं, उन्होंने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया हुआ जिसके अंदर जो क्रेता हैं उनके बड़े सारे हक हैं, अधिकार हैं, और मैं चाहूंगा कि आपको बताऊं कि वो अधिकार क्या हैं जो लोग डिमांड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस एजेंट आया, उसने जो मन में आया वो बताया और आपको लेना ही लेना है। आपका हक है कि आप समझें कि आप क्या ले रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उससे आपको क्या मिलेगा, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। और मेरा ये निवेदन होगा क्रेताओं से कि वो जरूर इन बातों का ध्यान रखें जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। परफेक्ट, मतलब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं उसके पहले आपके पास कुछ सवाल करने का हक है। अब वो कुछ सवाल कौन से हो सकते हैं, क्या बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है और अगर आपको नहीं बताई गई है तो पूछना आपको जरूरी है, ऐसी कुछ बातें बताएं सर। सबसे पहला है कि जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ले क्या रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, उसका फायदा क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, उसमें कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहला जो एक कम्युनिकेशन है जो IRDA ने सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को बोला हुआ है वो फॉलो करने के लिए, जो कि एक आम खरीदने वाले का हक है। सबसे पहले ये जानना है कि कौन सा प्रोडक्ट ले रहा हूं, मतलब मैंने खरीदा क्या। ठीक बात है। प्रोडक्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ब्रॉडली 2 बड़ी कैटेगरीज होती हैं। एक को कहते हैं पार्टिसिपेटिंग, जिसमें कि जो पॉलिसी से हम फायदा मुनाफा होगा वो कस्टमर के साथ शेयर किया जाएगा, और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग, जिसमें आपके बेनिफिट्स एकदम डिफाइंड है और वही आपको मिले। ठीक बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप पार्टिसिपेटिंग खरीद रहे हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये इंश्योरेंस कंपनी को अपनी कम्युनिकेशन में बताना। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कैसे कि कुछ पॉलिसीज तो ऐसी होती है जिसमें आपको फिक्स पता है कि जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे, या अगर क्लेम हुआ तो कितने मिलेंगे। लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जहां फिक्स नहीं है, एक वेरिएबल पार्ट भी रहता है। यानी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा बनाया तो उस पैसे में से, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा पॉलिसी होल्डर को भी बांटा जाता है। वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आपको पहले ही जान लेना चाहिए। और सर इसी को पार्टिसिपेटिंग या नॉन पार्टिसिपेटिंग कहते हैं। यानी कि अगर पैसे में हिस्सा मिलेगा तो पार्टिसिपेटिंग। तो ऐसे में जो पॉलिसीज पार्टिसिपेटिंग है उनमें प्रीमियम थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बट वो डिपेंड करता है कि आपको वो पैसे जो मिलते हैं वो बोनस के फॉर्म में मिलते हैं। जी। तो जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसके पीछे बड़े सारे वो अजम्पशन लेके चलती है। तो ऐसा होता है ना कि जैसे आप उस पॉलिसी के हिस्सेदार बन गए, तो IRDA का जो रूल है कि जब आप पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जितना भी उस पॉलिसी से मुनाफा होगा उसका 90% कस्टमर्स को जाएगा और 10% कंपनी के पास रह जाएगा। Perfect. तो ये एक रूल है।
उस रूल में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा देना है कम देना, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अजम्पशंस करी थी अपनी पॉलिसी बनाने के पहले, उस अजम्पशन में नतीजा क्या है, तो उसके हिसाब से ये होता है। ये ऐसा कोई आज की मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि नॉन पार्टिसिपेटिंग अच्छा नहीं है, पार्टिसिपेटिंग अच्छा, ऐसा नहीं है, ठीक बात है, बट वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन के, माहौल के, अजम्पशन के ऊपर। तो एक तो ये बड़ी बात होगी, इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो इंश्योरेंस खरीदने के पहले जानना समझना? तीसरा, मेरे को बिल्कुल पता होना चाहिए कस्टमर होने के नाते कि मुझे कितने पैसे देने हैं, कब देने हैं, किस फॉर्म में देने हैं, पहला। दूसरा, मेरा जो प्रीमियम है वो मैंने किस एज पे पार्टिसिपेट किया है और किस एज में जाके और किस टाइम पे मैच्योर होगा। जब मैच्योर होगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास क्या आने वाला है, मतलब पैसे आने वाले हैं, अगर कोई दुर्घटना हुई तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, ये चीजें पता होनी चाहिए। मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं कि भाई कितने सालों तक प्रीमियम देनी है, और पॉलिसी का टर्म खत्म होगा तो क्या कुछ वापस मिलेगा तो कितना मिलेगा, ये पहले से आपको एकदम लिखा हुआ क्लियर कट होना चाहिए। और ये चाहे पॉलिसी पार्टिसिपेटिंग हो, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो, हर एक केस में पता चलेगा। बिल्कुल पता होता। अच्छा, और क्या डिटेल्स हैं? इसके अलावा जैसे आप पॉलिसी खरीद रहे हैं तो कई बार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको, हम उसको राइडर कहते हैं, जैसे राइडर हुआ कि एक अटैच चीज आ गई, जैसे कि आपको हमने लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया, बट बीच में अगर किसी एक्सीडेंट के कारण आपका डेथ हो गया तो राइडर के कारण आपको और पैसे मिल, यानी कि राइडर मतलब जो कुछ इंश्योरेंस है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा, जी हाँ, है ना, जी, कुछ अलग चीज, जी हाँ। तो राइडर जैसे किसी ने खरीदा तो राइडर के मामूली पैसे देने होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इस राइडर के में क्या मिलेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे राइडर्स हैं, जैसे एक उसमें फेमस पॉपुलर राइडर जिसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, मतलब किसी की दुर्घटना में, एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी में जितने पैसे वो देगी, उसके साथ साथ और भी पैसे देगी। तो ये पता होना चाहिए मुझे कि मैंने कौन सा राइडर खरीदा, उस राइडर के कंडीशंस क्या है। और उसके अलावा जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर्स होती हैं, जनरली, हाँ सर, ये आपने इंटरेस्टिंग बात कही, क्रिटिकल इलनेस यानी कि कोई ऐसी भारी बीमारी जो जानलेवा भी हो सकती है। तो वैसे तो ये इलनेस वाला या बीमारी वाला हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन क्या लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी ऐसे राइडर मिल जाते हैं? जी हाँ, ये राइडर मिलते हैं क्रिटिकल इलनेस वाले, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अलाउड हैं। अच्छा, कि वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दे सकती हैं और साथ साथ क्रिटिकल इलनेस भी। ये डबल बेनिफिट है। हाँ, तो आप अगर कोई राइडर खरीदे, और राइडर इंडिया में इतना ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि आप जब भी अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात करें तो राइडर के बारे में जरूर आप जिक्र करें और डिस्कशन करें, और ये देखें कि आपको अगर उसमें से कोई चीज पसंद आ रही है तो आप उसको जरूर लें। तो क्या इसमें क्या सर, ये राइडर्स लेने में प्रीमियम बहुत ज्यादा देनी पड़ती है? नहीं, बहुत, ये लोगों की गलतफहमी है, बहुत गलतफहमी है, बहुत माइनर देना पड़ता है। हाँ। और उसका फायदा मेरे ख्याल से काफी अच्छा होता है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदें, और अगर आपकी देखिए हेल्थ चुस्त तंदुरुस्त है, आप बीमार नहीं है, कोई आपके गलत शौक नहीं है, तो आपकी प्रीमियम आएगी एकदम कम, क्योंकि जितना स्वस्थ आदमी है उतनी उसकी प्रीमियम कम, जितनी जल्दी उम्र में आप लेते हैं इंश्योरेंस उतनी प्रीमियम कम। और जब आपको ये कम प्रीमियम के बेनिफिट मिल रहे हो ना, तभी राइडर्स ले लीजिए, उसी वक्त आप एक्सीडेंट डेथ वाला राइडर खरीद लीजिए। अभी आपको ये लगेगा कि मैं तो 25 साल का 28 साल का हूं, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हेल्थ वाइज, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो मैं क्यों क्रिटिकल इलनेस का राइडर लूं, मुझे कौन सा अटैक होने वाला है या मुझे कौन सा कैंसर हो जाने वाला है, ऐसी बीमारियों का राइडर क्यों लूं। लेकिन वही वक्त है जब आप लेंगे तो आपको प्रीमियम बहुत कम देनी पड़ेगी। तो इंश्योरेंस की खासियत ही यही है, खूबी यही है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तभी ले, ताकि आपको कम से कम प्रीमियम। बिल्कुल सही, राइट। और ये शुरुआत करने का सबसे सही वक्त क्या है सर? सर, मैं तो ये कहूंगा कि जब आपकी नौकरी लगे, पहली नौकरी, उसके साथ ही ये काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया, जब उम्र कम होती है, आप स्वस्थ होते हैं, तब आपका जो प्रीमियम है सबसे कम होता है। तो लोग इंश्योरेंस, ऐसा रिसर्च से पता चला है कि एक आदमी अपनी जिंदगी में करीब 6-7 पॉलिसीज खरीदता है, और वो अलग अलग नीड के हिसाब से होती है। जब इंडिया में जैसे आप देखेंगे कि जैसे नौकरी शुरू होती है तो एक ले लिया, ज्यादातर लोग टैक्स सेविंग ये सब के हिसाब से करते हैं। फिर और जब बच्चों की पढ़ाई के लिए लेते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए लेते हैं, तो अलग अलग पर्पस हैं, बाद में रिटायरमेंट के लिए लेते हैं। तो एक अपनी लाइफ में आदमी 6-7 पॉलिसी खरीदता है, बट सबसे पहली पॉलिसी मेरे ख्याल से जैसे आपने जॉब शुरू किया वैसे ही आपको करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपको कहते हैं ना कि जनरली आदमी को कभी पूछे कि भाई आपकी पहली तनख्वाह का आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि मैं भगवान के प्रसाद चढ़ाऊंगा, माता पिता के लिए, परिवार वालों के लिए कुछ खरीदूंगा,
तो ये तो उनके लिए हो गया। आप अपने लिए क्या करेंगे? आप अपने लिए सबसे पहले एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे पहली तनख्वाह से। ये बात गांठ बांध कर रख लीजिए। लेकिन एक चीज और है जो मैं डिटेल्स के बारे में बात कर रहा था त्रिपाठी साहब, हम जब इंश्योरेंस खरीदते ये सोच के चलते कि सब ठीक रहेगा जी, प्रीमियम देते रहेंगे 10 साल 15 साल 20 साल, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाए कि भाई प्रीमियम देने में दिक्कत आ जाए। तो इससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के पहले जान लेना समझ लेना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आपने बहुत ही क्या क्या जानना चाहिए हमें? तो ये आप जैसे कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है तो वो पहले ही बताती है कि आपका लॉक इन पीरियड कितना है, कितने दिन आपको देने की जरूरत है। उस लॉक इन पीरियड के बाद किसी कारण से अगर आप दे नहीं पाए तो अलग अलग ऑप्शंस वो प्रोवाइड करती है। नॉन फोर फीचर ऑप्शंस होते हैं, पॉलिसी लोन ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपने जाके लोन ले लिया वो भी अलाउड है। सारी बहुत स्पेशली जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी हैं उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। जैसे किसी कारण मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए तो मैंने अब तक जो पेमेंट करी है उसके बेसिस पे लोन ले लिया, उससे पॉलिसी पेमेंट कर दी। पॉलिसी के अगेंस्ट लोन? जी हाँ, पॉलिसी के अगेंस्ट लोन मिलता है ताकि एक हमेशा से ये रहता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इलिक्विड है, उसके एक बार जमा किया तो लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां सारी उसके अगेंस्ट लोन भी देते हैं। आप लोन का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके अलावा आप अर्ली आप उसको फोरक्लोज करके सरेंडर वैल्यू ये सब भी ले सकते हैं। तो तरह तरह के बेनिफिट हैं। और जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो एक ये सवाल बड़ा ही रेलेवेंट जो आपने अनिल जी कहा, सारे कंज्यूमर्स को ये समझ लेना चाहिए कि किसी कारण से वो कल को नहीं दे पा रहे हैं तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। और ये जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपफ्रंट डिस्क्लोज करना कि भाई अगर आप किसी कारण नहीं दे सके तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि किसी वजह से आप इंश्योरेंस प्रीमियम आगे न भर पाए, आपको पॉलिसी खत्म करनी पड़े या खत्म ना भी करें, पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो वो क्या विकल्प है जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के सामने पैसा दे सकते हैं, या फिर आपको खत्म ही करनी पड़े तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको कितना पैसा मिलेगा, ये आप पॉलिसी लेने के पहले जरूर पूछें। लेकिन इसके साथ ही पूछें कुछ और इंटरेस्टिंग बातें नॉमिनेशन के बारे में। कई सारी पॉलिसीज में स्पेशल क्लोज होते हैं, कई सारी पॉलिसी में और कुछ ऐसी बातें होती है जो एक पॉलिसी होल्डर को खरीदने के पहले जानना जरूरी है। इन सब पर करेंगे बातचीत प्रशांत त्रिपाठी साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के पहले हमने आपको बताया कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के पहले क्या कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। हमारे साथ हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और सीएफओ प्रशांत त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब, एक और बात जो जनरली हम पॉलिसी खरीदने के पहले कहते हैं, चाहे पॉलिसी नहीं किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो, कि नॉमिनेशन तो आपका होना चाहिए। अब ये नॉमिनेशन का क्या प्रोसेस है, किसका नॉमिनेशन करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। जी, तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो भी मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी आमतौर पे पहला रीजन ये है कि आप अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो किसी कारण से कोई दुर्घटना हो जाए तो आप चाहेंगे कि जो भी पैसा इस पॉलिसी से मिलता है वो किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल इंसान के हाथ में आए जो कि आपकी जो जिम्मेदारियां उसको वो भली भांति निभा सके। ठीक बात है। तो ऐसे में एक नॉमिनी को चुनना जरूरी होता है और आप नॉमिनी को पहले ही अपफ्रंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये हमारा नॉमिनी है, ताकि कुछ चीज अगर आपको कोई दुर्घटना हो जाए तो वो नॉमिनी जाके आपके बिहाफ पे आपकी लाइफ के अगेंस्ट वो पैसा क्लेम कर सके और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां उस इंसान को वो पैसे दे देगी। सो वो नॉमिनेशन का प्रोसेस बड़ा ही जरूरी है, अहम है और आपको सोच विचार के करना चाहिए। और पॉलिसी के दौरान अगर आपको नॉमिनी चेंज करना हुआ तो उसका भी प्रोसेस है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में बड़ा क्लियर होना चाहिए। आमतौर पर लोग अपनी पत्नी को या अपने पेरेंट्स को या अपने भाई को, जिसको भी समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको नॉमिनी बनाते हैं। नॉमिनेशन करना जरूरी है ताकि अगर किसी भी वजह से क्लेम की नौबत आ जाए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है और पॉलिसी खरीदने के पहले ये आपको करना ही चाहिए। एक और बात सर, हम क्या सुनते हैं जनरली, किसी को इंश्योरेंस लेना है, भाई तुमने किससे लिया है, वो फलाना आदमी है, वो मेरे पहचान वाला एजेंट है, वो बढ़िया है जी, तुम भी उससे बात कर लो, वो कंपनी अच्छी है, तुम उसका ले लो। तो मतलब वो XYZ कंपनी या XYZ एजेंट है, उसको रेफर कर देते हैं। फिर आदमी क्या सोचता है,
सपोज किसी ने मुझे आपको रेफर किया, मैं आपको बोला अच्छा त्रिपाठी साहब कौन सी पॉलिसी लूं क्या, अब ये त्रिपाठी साहब से पॉलिसी लेनी चाहिए या त्रिपाठी साहब की कंपनी की पॉलिसी लेनी चाहिए, इसके बारे में मुझे पॉलिसी खरीदने के पहले क्या क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या ध्यान में रखना? बिल्कुल, बहुत ही अहम सवाल है आपका। सबसे पहले तो आप जो जिससे भी पॉलिसी खरीद रहे हैं उसकी आप अच्छे से शिनाख्त कर लें, उसका आइडेंटिटी कार्ड देख लें, ये आप पूछ लें, हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को ये जरूरी है कि वो अप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन अपने एजेंट को दे रिप्रेजेंट करने के पहले। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आइडेंटिटी कार्ड दिया और वो आया नहीं या कोई छोड़ चुका है, तो आप कंपनी वेबसाइट पे जाके ये भी चेक कर सकते हैं कि ये इनका एजेंट आज की डेट में है कि नहीं। ठीक बात है। तो ऐसे आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप शिनाख्त अप्रोप्रिएटली करें और उससे बात करें, और आपको पता चल जाएगा उसके बात एजेंट के बात करने के तरीके से, उसके नॉलेज को, उसको आप असेस करें। तो आप जब खरीदें तो मतलब 3-4 चीजें मैं कहूंगा। जैसे पहला ये है कि किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो स्ट्रेंथ होती है वो पता चलती है कि हमारे टर्म कहते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो, मतलब उस कंपनी के पास कितना कैपिटल है। ठीक बात है। और वो IRDA ने रूल बनाया हुआ है कि मिनिमम सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट इतना होना चाहिए, उससे ज्यादा जो भी है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताता है। तो आप वेबसाइट पे जाके इंडिविजुअल कंपनी की वेबसाइट को जरूरी है कि वो 4-5 चीजें वहां जरूर रखें। पहला कि भाई इस कंपनी का क्लेम को सेटल करने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। राइट। मतलब 100 रुपए का क्लेम आया तो उन्होंने कितने को सेटल किया और कितने को नहीं किया, ये आप पता लगा सकते हैं। ठीक बात। जिसका क्लेम रेशियो ज्यादा हो वो कंपनी बढ़िया आपके लिए, क्योंकि मैं एज कस्टमर तो वही देखूंगा कि मेरे पैसे मिलेंगे। ठीक बात है। दूसरा ये कि उसकी परसिस्टेंसी कितनी, मतलब अगर 100 लोग आए तो उसमें से 5-10 साल के बाद कितने लोग हैं जो अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक जरूरी मुद्दा है। क्योंकि अगर आप खुश नहीं है, आपसे तो आप छोड़ देंगे फिर पॉलिसी। वो दूसरा है। तीसरा, IRDA ने रूल बनाया हुआ है कि सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को अपने फाइनेंशियल्स को जाके वेबसाइट पे डालना जरूरी है। देखिए सब लोग फाइनेंशियल्स पढ़ नहीं सकते, वो मैं मानता हूँ, बट मोटा मोटा अगर आपको जाके अंदाजा लगाना है, अगर थोड़ी भी समझे तो पढ़ लेना चाहिए। हाँ, तो जरूर पढ़ें और देखें कि उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा। तो ये जितना इन्फॉर्मेशन है 2-3 जगहों पे होता है। IRDA ने खुद का वेबसाइट है, खुद के वेबसाइट पे आप जाके कंपनियों के बारे में चेक कर सकते हैं, कंपनियों के खुद के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक लाइफ काउंसिल है विच इज काउंसिल ऑफ ऑल द लाइफ इंश्योरेंस, उनके वेबसाइट पे भी कुछ रेलेवेंट मतलब इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहें तो सब मिल जाएगी, बहुत कुछ। अच्छा मुझे एक चीज बताएं सर, समझिए मैंने मन बना लिया कि ये वाली पॉलिसी मुझे लेनी है, फॉर्म वॉर्म भर दिया, सब कुछ पेपर डॉक्यूमेंट जो चाहिए डिक्लेरेशन सब दे दिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा और कब पता चलेगा कि जैसे मैंने आपकी कंपनी में अप्लाई किया कि भाई एक इंश्योरेंस पॉलिसी मुझे दे दीजिए त्रिपाठी साहब, आपको जो चाहिए चेक भी लगा दिया मैंने, सारी डिटेल्स भर दी, मेडिकल करवाना था वो करवा दिया, सब कुछ हो गया। अब आप मुझे दे रहे ही नहीं दे रहे हैं, वो तो आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो वो मुझे कब पता चलेगा? तो ऐसा होता है सर कि आपने हर पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ ना इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे आप जैसे पॉलिसी कर रहे होंगे तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि आपका अगर मेडिकल है तो मेडिकल कराऊंगा, आपका नो योर कस्टमर कराऊंगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके फाइनेंशियल्स की स्ट्रेंथ, वो सब मैं देख लूंगा। एक बार मेरे पास सारे आपके डॉक्यूमेंट और फिल्ड इन पॉलिसी आ गई तो ये IRDA का रूल है कि 15 दिन के अंदर मुझे आके आपको इन्फॉर्म करना है कि मैं आपकी पॉलिसी अंडरराइट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने, ये आपका हक है ये जानना 15 दिन के अंदर, और 30 दिन के अंदर आपके पास आपकी पॉलिसी, उसके साथ साथ आपने जो प्रपोजल फॉर्म भरा हुआ है उसका ओरिजिनल प्रपोजल फॉर्म रिकॉर्ड के लिए, ये मुझे आपको ले आके देना है। अच्छा, अगर ये दिन के भीतर आपको अगर नहीं मिलता तो आप रेज करते हैं। और मैं इस पॉइंट पे ये भी बताना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने प्रोसेस पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिए हैं। और आमतौर पे 30 दिन की बात जो आप कर रहे हैं सर, तो फिर मेरी पॉलिसी शुरू होगी वो किस दिन से होगी? जिस दिन मैंने प्रपोजल दिया, चेक दिया, उस दिन से, या 30 दिन से? जिस दिन मैंने अंडर राइट किया उस दिन से। मतलब आप जो डेट देंगे उस दिन से मानी उस दिन से शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने प्रोसेस काफी बेहतर पहले से कर लिए हैं, और ये जो है आउटर लिमिट है। आप अच्छा उससे पहले आ जाएगी? आमतौर पे उससे पहले। अच्छा, ये एक टर्म आजकल बड़ा सुन रहे हैं क्योंकि सब लोग डिजिटल हो रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। ई पॉलिसी क्या होती? सर यही है कि जो पॉलिसी आपको पेपर फॉर्म में मिलती है वो आपको अब आपके ईमेल पे एक अटैचमेंट के रूप में मिल जाया करेगी। और ये 2016 से IRDA ने रूल भी बनाया है कि मैं जब आपको पॉलिसी देता हूं तो पेपर फॉर्म में भी दूंगा और ई पॉलिसी के भी फॉर्म में दूंगा। पहले क्या होता है कि मैंने जैसे अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी पॉलिसीज खरीदी,
अगर मैं बड़ा ऑर्गेनाइज नहीं तो कोई पॉलिसी इधर रख दी, कोई उधर रख दी, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताया नहीं, और अचानक से कोई दुर्घटना हो गई तो लोग ढूंढने लगे, उनको पता भी नहीं है। अब ये ई पॉलिसी रखने से ये फायदा होगा कि गवर्नमेंट ने रिपोजिटरीज बोले बताए हैं, आप वहां पे जाके अपने नाम के अगेंस्ट उन पॉलिसीज को रख सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो आपके परिवार वाला आके उसको सर्च भी कर। अच्छा सर, एक चीज बताएं, जैसे फरवरी का अंत चल रहा है, मार्च की शुरुआत है, अगर मैंने आपके पास एक पॉलिसी के लिए अप्लाई किया, आप 1 महीने में बता देते हैं, तो अगर दे रहे हैं तो, अगर नहीं दे रहे हैं तो कब तक बता दें, क्योंकि फिर मेरे पास समय उतना रहना चाहिए कि आप नहीं दें तो मैं किसी और के पास। सर 15 दिन में मुझे बताना है कि दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। अगर नहीं दे रहा हूं तो रीजन भी बताऊंगा आपको कि क्यों। अच्छा। तो ये आपका हक है ये जानने का। ओके, तो मतलब 15 दिन आपके पास फिर भी बचते हैं किसी और इंश्योरेंस। अगर अभी भी आप कोई पॉलिसी के लिए फॉलोअप कर रहे हैं, अगर आपने किसी पॉलिसी के लिए अर्जी दी है तो 15 दिनों के भीतर कंपनी आपको बोल देगी अगर वो पॉलिसी नहीं दे रही है, और अगर दे रही है तो फिर महीने भर के भीतर आपको उतना भी टाइम मिलेगा, उससे पहले आ जाएगा। तो आपने समझ लिया कि किस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के पहले। अच्छा, एक बात और पूछना चाहता हूं कि जैसे कई बार हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड वाले एजेंट फोन करते हैं, कहते हैं आपको ये बेनिफिट्स देंगे। अच्छा, वो कहीं लिखे हुए तो आते नहीं, ठीक है, और आता तो वो इतना बड़ा एग्रीमेंट पे जाता है कि कोई पढ़ नहीं सकता। इसी तरह इंश्योरेंस एजेंट भी बहुत बार कहते हैं कि ये बेनिफिट मिलेंगे। अगर मुझे संतुष्टि करनी है फोन से पूछकर, तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके पूछ लूं कि सर आपके एजेंट ने ये बातें बोली है, इस पॉलिसी में मिलेगी या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल है, ये बिल्कुल है। आप कॉल सेंटर को फोन कर सकते हैं, पता लगेगा। काफी सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, और स्पेशली मैं मैक्स के बारे में यहाँ बताना चाहूंगा। हमारा तो प्रोसेस है कि कस्टमर ने जब खरीद लिया तो फाइनल करने के पहले हम कॉल करते हैं कस्टमर को अपनी तरफ से। अच्छा। और पूछते हैं कि सर आपने ये पॉलिसी खरीदी है, आपकी समझ से ये एज है, आपकी समझ से, तो हम कंफर्म करते हैं कस्टमर के साथ, ताकि क्या होता है सर कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरह के मिससेल को ना होने दें। तो ये हमारा एक प्रोसेस है, और सारी बड़ी कंपनियां ये कर रही है कि पहली कॉल करती है, कंफर्म करती है, और वो रिकॉर्ड होते हैं कॉल, और वो सारे कॉल रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक्चुअली क्या वो पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। हम भले कितने ही कहें लोगों को आप पढ़िए, लेकिन वो आदत वही है ना कि हर पेज पे साइन कर दो, 50 साइन का मार दो। तो ये जो कॉल है सर, ये आईडी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अच्छी कंपनियां सारी ये करती हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर आपकी कंपनी ने आपको फोन नहीं किया तो आप सामने से फोन करें और पूछें भाई मुझे ये चीजें बताई गई है, क्या आप अपनी पॉलिसी में ये सारी चीजें मुझे देंगे या नहीं। अब आपको हमने तैयार कर दिया है पॉलिसी खरीदने के लिए। पॉलिसी खरीदने के बाद जब तक पॉलिसी चल रही है उस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखें, कौन से हैं वो सवाल जो आप पूछ सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से पॉलिसी खरीदने के पहले आपको तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये सारी चीजें बड़ी आसान भाषा में आपको समझ में बैठ जाए, ऐसे बता रहे हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और सीएफओ प्रशांत त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब, पॉलिसी तो खरीद ली, अब पॉलिसी चल रही है, ठीक है, आपने एक्सेप्ट भी कर ली, मेरे पास पॉलिसी आ गई 15 दिन से 1 महीने के भीतर, उस पॉलिसी में मुझे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, पहले तो ये बताइए। जब मेरे पास पॉलिसी आ गई है अब, तो जैसे मैंने आपका जो पहला सवाल था, जब हम देख रहे थे कि क्या क्या चीजें जो हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को क्लियरली बतानी है, तो जैसे अगर मैं कस्टमर हूं तो सबसे पहले देखूंगा कि मैंने जो पॉलिसी खरीदी है वो पॉलिसी है या नहीं, उसके बेनिफिट जो मुझे एजेंट ने बताए हैं वो है कि नहीं, मेरी एज ठीक से है, मेरे सारे जो डिटेल्स ठीक से हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ सब ठीक से है, जो राइडर खरीदे हैं, जो भी चीजें कस्टमर एजेंट ने बताई वो सब कुछ इसके अंदर है कि नहीं। अगर वो है तो अच्छी बात है, फिर तो मैं उस पॉलिसी को रखूंगा, और अगर जो नहीं है तो ऐसा है कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि सामान खरीदा और पसंद नहीं आया तो आप लौटा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस रिटर्न पॉलिसी है, ये IRDA की रिक्वायरमेंट है कि आपने लिया और आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, या आपने फिर से मन बना लिया कुछ और करने का, तो आपके पास 15 दिन का वक्त होता है, जिसको हम कहते हैं फ्री लुक पीरियड। तो इसमें प्रीमियम अगर सपोज नहीं पसंद आई तो प्रीमियम वापस दे देंगे? जी हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप ये कहेंगे कि इसके बजाय दूसरी पॉलिसी ले लीजिए, जैसा जनरली दुकान में रिटर्न पॉलिसी होती है कि आपको पैसे नहीं देंगे कुछ और ले लीजिए, वैसा भी है ना? बहुत ही अच्छा सवाल था ये कि आप किसी मॉल में जाएं तो आपको क्रेडिट नोट दे देता है कि इसके बदले और कोई पॉलिसी लाए, ऐसा इस केस में बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट। तो जैसे आपने पॉलिसी खरीदी तो थोड़ा बहुत खर्चा
लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का होता है। किस मामले में होगा, मान लीजिए उसने आपका हेल्थ चेकअप करा लिया, हेल्थ चेकअप, उसने जाके स्टैम्प ड्यूटी भर दी, तो वो जो माइनर थोड़े बहुत खर्चे हैं वो काट के आपका जो प्रीमियम है वो आपको वापस कर जाएगा। और ये काम 15 दिन के भीतर हो जाएगा। ये आपको 15 दिन है आपके पास, जब आपके हाथ में पॉलिसी आई तब से 15 दिन है। कई बार क्या होता है कि पॉलिसी मिलती नहीं, या फिर क्या होता है कि मैंने ऐसे भी एग्जांपल देखे कि पहले तो, अब आजकल तो खैर बहुत काम अच्छा हो गया, सारी इंश्योरेंस कंपनियां बहुत बढ़िया गई। पहले क्या होता था, एजेंट ही जाते थे, पॉलिसी ले आए, अब वो पता चला कि अपने भाई भतीजों की शादी में चले गए, 15-20 दिन ऐसे ही निकल गए। जब तक आदमी के हाथ में पॉलिसी पहुंची तब तक ये 15 दिन का पीरियड तो निकल गया, तो फिर क्या करें? तो आप एक चीज इंश्योर करिए कि पॉलिसी कब आपके हाथ में आ रही है। हाँ, तो कोई एक प्रूफ होगा, जैसे कोरियर ने आके डिलीवर किया या एजेंट ने आके दिया, तो उसके साथ आप एक्सचेंज करिए, इस डेट से जी मेरा मीटर ऑन है, जब मेरे हाथ में आया तब से आपका मीटर ऑन। तो ऐसा नहीं कि एजेंट ने अगर 1 महीना ले लिया तो 1 महीना काउंट होकर 15 दिन ऑलरेडी खत्म हो गया, ये नहीं हो सकता। और दूसरा, फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी, हाँ, जब आप पॉलिसी देते हैं तो वो तो वेबसाइट पे भी डाल देते होंगे। करेक्ट, फ्रॉम वहां भी देख सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी तो नहीं देख सकते, बट आपको ईमेल करके वो आएगी पॉलिसी, तो आप वहां से दे सकते हैं। तो जिस दिन आपको डिलीवर हुई पॉलिसी उस दिन से 15 दिन काउंट होगा। तो आप वो 15 दिन, आप, मैं तो यही कहूंगा कि जैसे ही आपके हाथ में आती है आप पढ़ें, तुरंत पढ़ें, या वीकेंड में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप पढ़ें, और फिर इस पे फैसला लें कि आपको हर चीज आपकी, और अगर उसमें कुछ डाउट है तो उसी वक्त फोन करें, इंश्योरेंस एजेंट से बात करें, एजेंसी से बात करें, या सारे बड़ी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, उनका दफ्तर है, आप किसी दफ्तर में चले जाएं और आप बताएं कि जी ये हमें नहीं चाहिए, ये हम फ्री लोक पीरियड में हम इसको सरेंडर करना है। हाँ, या हमको जो ये बातें कही गई थी ये नहीं है, तो अगर आप चेंज कर सकते तो कर देंगे, नहीं चेंज कर सकते तो कह देंगे भाई नहीं, हम ये नहीं करने वाले, आप सरेंडर कर दो। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग। एक अलग तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप, हाँ जी, इसके बारे में क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? सर, यूलिप जो है ये पॉलिसी, मतलब ये तो काफी पॉपुलर पॉलिसी कैटेगरी है, और ये पॉपुलर हुई 2004-05 के बाद से, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो है मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आपको देते हैं, जिसको कहते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो बेसिकली ये जो है, इसमें 5-6 चीजों का बड़ा ही ध्यान आपको रखने की जरूरत है। पहला, आपको ये रखना है कि मैं कौन से फंड में निवेश कर रहा हूँ, किस टाइप का है। दूसरा, क्या ये फंड जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये मेरी एज के हिसाब से, मेरे रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से सही है कि नहीं। तीसरा, आपको ये ध्यान देना है कि ये फंड जो आज की डेट में डाल रहा हूं, क्या मेरे पास ऑप्शन है कि इस फंड से हटा के कहीं और डाल सकूं, या कहीं स्विच कर सकूं, या कहीं निकाल सकूं। चौथा, कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन कैसे आएगा। काफी लोगों का ये होता है, जैसे एनएवी होता है, आपको पता है म्यूचुअल फंड में, इस तरह इन पॉलिसीज में भी एनएवी होता है। तो एनएवी की जानकारी मुझे कैसे मिलेगी, किस एनएवी पे मैंने ज्वाइन किया, ये कहां पहुंच रही है। तो ये सब चीजों का इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है। और साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इसके साथ मुझे पॉलिसी कवर क्या मिल रहा है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां नहीं देती वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जरूर देती हैं कि आपकी लाइफ भी उसके साथ प्रोटेक्टेड है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना। अच्छा, समझिए, जैसे मैंने यूलिप लिया 40 साल की उम्र में, और तब मैंने इक्विटी ऑप्शन ले लिया, एग्रेसिव इक्विटी ऑप्शन की, अभी तो मेरी उम्र है रिस्क लेने की, 10 साल हो गए, फिर मुझे लगा नहीं, पैसा भी बन गया, अब इक्विटी में रिस्की वाला मामला है, मुझे शिफ्ट करके बैलेंस में या फिर मनी मार्केट फंड में या बॉन्ड फंड टाइप वाली स्कीम में जाना, तो ये मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, आपको शुरू में ही आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बता रही होगी कि आपके पास कितने स्विचिंग ऑप्शंस हैं, और वो फ्री में होते हैं। ओके, सबसे अच्छी बात लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ ये है कि अनलाइक म्यूचुअल फंड, जहां पे आपने खरीद लिया, फिर आप स्विच करेंगे तो उसको वहां रिडीम करेंगे, फिर यहां डालेंगे, टैक्स इंप्लीकेशंस हो जाती हैं। वो इस केस में क्या होता है कि आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां मल्टीपल फंड्स रन कर रही होती है, तो आपके पास स्विचिंग ऑप्शन हमेशा है कि आप जी स्विच कर लें। इसके अलावा काफी सारी पॉलिसीज ऐसी भी होती हैं अनिल जी, जिसमें आपके ऑटोमेटिक एलोकेशन मेथोडोलॉजी होती है कि धीरे धीरे करके या तो इक्विटी में जाएगा। जैसे पहले कहते हैं ना कि रिस्क अपफ्रंट नहीं लेना, आपने 50,000 की पॉलिसी डाली तो वो धीरे धीरे करके मार्केट में डालेंगे, 5-5 हजार करके पूरे 1 साल में डालेंगे, सो दैट इट गेट्स इक्विटेड। तो वो सारे फीचर्स भी इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस, काफी सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर होती हैं, और आप उसको जरूर उपयोग में लाएं। ऐसा देखा गया है कि काफी सारे कस्टमर इस जो फीचर का फायदा नहीं उठाते क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती। ठीक बात है, ये पता ही नहीं होता। अच्छा सर, एक चीज बताएं, अगर मुझे कोई कंप्लेन है किसी एजेंट के साथ में, या तो मेरी सर्विसिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, या मुझे कुछ और बताया था, कुछ और पॉलिसी दे दी, मैं गलती से 15 दिनों के भीतर नहीं पढ़ पाया, अब कंटिन्यू हो गई, तो मुझे अगर कंप्लेन करनी है, एजेंट की कंप्लेन करनी है, तो किससे करूं? और अगर इंश्योरेंस कंपनी की उनकी कंप्लेन करनी है तो किससे करूं? बड़ा ही बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सर्विसेज एनीवे रेगुलेटेड होना भी चाहिए अनिल जी, क्योंकि पैसे रुपए का मुद्दा है। तो सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें हर कंपनी के अंदर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर आइडेंटिफाई किया हुआ हर कंपनी में, और वो बड़ा सीनियर ऑफिशियल होता है। तो आप
कंपनी की वेबसाइट के थ्रू आप उस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास जा सकते हैं, अपनी ग्रीवेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कॉल सेंटर में फोन करके अपनी ग्रीवेंस बता सकते हैं, और सारी कंपनियों को उस ग्रीवेंस को आइडेंटिफाई करना और रिकॉग्नाइज करना और उसका सोल्यूशन देना है 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर जवाब देना। तो पहला स्टेप आपका वो है। उन्होंने जो जवाब दिया, अगर आप उससे खुश नहीं है तो आप जा सकते हैं IRDA, जो IRDA रेगुलेटर है, उन्होंने एक इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और मैनेजमेंट सिस्टम, IGMS कहते हैं, वो सेट किया हुआ। IGMS में जाके आप डाल सकते हैं, इन विच केस लाइफ जो रेगुलेटर है वो लाइफ इंश्योरेंस के साथ उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर। आप उससे भी खुश नहीं हुए तो हर स्टेट का एक ओम्बड्स पर्सन है, इंश्योरेंस ओम्बड्स पर्सन। आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट से ओम्बड्स पर्सन पता लगा या IRDA से पता लगा के और अपनी कंप्लेंट लेके वहां भी जा सकते हैं। तो एक मैकेनिज्म है। कई बारी आप खुश नहीं होते तो आपको लगता है यार अब मैं क्या करूं, कहीं तो सुनवाई हो। तो सुनवाई के बड़े सारे 3 स्टेप तो साफ साफ दिख रहे हैं। आप उसके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपको गलत पॉलिसी मिल गई या आपको जो वादा किया गया था पॉलिसी बेचते वक्त वो आपको लगता है कि पूरा नहीं हो रहा है, तो पूरा आपके पास मौका है एक के बाद एक अपनी कंप्लेन को आगे ले जाने का। लेकिन इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की कि अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाए और आपको पैसा आना है तो वो कैसे आए, और खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए और आपको क्लेम लेना पड़े, आपको मतलब आपके पीछे वाले जो पॉलिसी का क्लेम उन्हें मिलेगा, तो क्लेम की क्या प्रोसेस होती है, उस समय आपको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इन सब पर करेंगे बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर। आपने देख लिया कि पॉलिसी खरीदने के पहले किन बातों का ध्यान रखें, जब पॉलिसी चल रही है तब किन बातों का ध्यान रखें, और अब जब पॉलिसी मैच्योर हो जाए या पॉलिसी में क्लेम की नौबत आ जाए तो फिर किन बातों का ध्यान रखा जाए। और इन पर पूरी विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CFO और सीनियर डायरेक्टर प्रशांत त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब, हम कई बार है ना एजेंट से सुनते हैं, वो कहते हैं कि इस कंपनी का मत लो इंश्योरेंस, इस कंपनी का लो, इनमें है ना क्लेम आसानी से मिल जाता है, फटाफट मिल जाता है। तो ये क्या कोई हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है क्लेम कितने दिनों में देने का, या सबका स्टैंडर्ड प्रोसेस? नहीं सर, सबका स्टैंडर्ड। तो फिर ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं इसका जल्दी मिल जाएगा, इसका देर से मिलेगा? तो सर वो इस बेसिस पे कहते हैं कि उस कंपनी का क्लेम सेटल करने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, क्योंकि IRDA के ये प्रावधान है कि उन्होंने हर प्रोसेस की तरह इस प्रोसेस का भी स्टैंडर्ड टाइमलाइन वगैरह सेट किया हुआ है। बट ये जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इसको कहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी लिखी जाती है अल्टीमेट गुड फेथ पे, आपने कहा एज प्रपोजर और हमने माना, और उसके बेसिस पे हमने आपको पॉलिसी दे दी। बट कई बार ऐसा होता है कि या तो कस्टमर ने या एजेंट ने पूरी जानकारी, सही जानकारी नहीं दी, पॉलिसी लेने वाले बहुत छुपाते हैं चीजें। तो जब क्लेम का टाइम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी उन चीजों को पुख्ता सबूत मांगती है, उसको वैलिडेट करने की कोशिश करती है, और कई बारी अगर इंश्योरेंस कंपनियां उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपका क्लेम रिजेक्ट करती है, हालांकि ये चीज अच्छी नहीं है, बट उनके पास अगर कोई सॉलिड ग्राउंड है तो उसके बेसिस पे लोग देखते हैं कि कितने % क्लेम इस कंपनी ने सेटल किया। नहीं तो मुझे एक चीज बताएं, इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, जब आदमी कोई इंश्योरेंस ले रहा है तब वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है उसकी जांच करती है, या जब क्लेम ले रहा है तब जांच करती है? देखिए दोनों वक्त पे करती हैं, बट अगर उनको इस बात का शक है क्लेम के टाइम कि सारी चीजें जो मुझे सही तरीके से बताएंगे, ड्रिंक करता और लिख दे नहीं करता या स्मोक करता है, मैं 8 नहीं 2 ही करता हूं, वो गलत लिखेगा तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियों के पास ये जरूर हक है कि वो इन्वेस्टिगेशन करा सकती हैं, और कुछ केसेस में वो करवाती भी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कभी कोई क्लेम रिसीव हुआ हमारे पास, तो थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्लेम लेने का प्रोसेस क्या है, बट किसी कारण से मान लीजिए क्लेम रिसीव हुआ, ठीक है, तो हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 15 दिन का वक्त है, 15 दिन का वक्त है कि आपको जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लेमेंट से चाहिए, जैसे आपने दे दिया कि भाई सारा डॉक्यूमेंट दे दिया बट कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, कोई डॉक्टर का वो नहीं मतलब दिया, पेपर सारे कोई पेपर, हाँ, तो 15 दिन है पेपर मांगने के लिए। अच्छा सर, इसमें कभी कभी मैंने नोटिस किया, हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने पर्सनली भी नोटिस किया, बहुत सारे लोग कहते भी कि वो एक पेपर मांगते जाते हैं, वो उसका कोई सोल्यूशन है क्या? उसका यही सोल्यूशन है कि सारी चीजें एक मुश्त मांगनी है 15 दिन के अंदर, ये रूल है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैंने एक पेपर मांग दिया फिर
1 महीने बाद आपने रिस्पॉन्सिबल दूसरा मांग लिया, ये गलत है। तो एज कस्टमर आप राइट है मेरा, बिल्कुल राइट है, आप ये चीज रेज कर सकते हैं कि अननेसेसरी ये डिले हो रहा है। तो ये 15 दिन का है। और दूसरा, जब आपसे सारा पेपर मुझे मिल गया पूरी तरह से, कई बार कस्टमर भी इतने इवॉल्व नहीं होते, तो वही एक एक करके देते हैं, बट सारे पेपर जो मुझे चाहिए थे वो मिल गए और मैं सेटिस्फाई हो गया एज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरे पास अगर क्लेम मुझे देना, मैं इन्वेस्टिगेशन में नहीं जा रहा, मैं आपके सारे पेपर से कन्विंस हूं, 30 दिन का वक्त है और उस 30 दिन के अंदर मुझे आपको क्लेम पेमेंट करनी है। अगर सवाल पूछने तो 15 दिन में और सवाल नहीं पूछने तो 30 दिन में पेमेंट दीजिए सारे पेपर आने के बाद। अच्छा, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना हो तो क्या होगा और तब कितने दिनों में आप पैसा देंगे? सर, जो IRD अलाउ करता है 6 महीने का वक्त देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अच्छा। और जैसे मान लीजिए 30 दिन पूरा हो गया और दो तरीके, 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि मैंने पाया कि आपकी पॉलिसी सही है और मुझे पैसे देने हैं और किसी कारण से मैंने डिले कर दिया, मेरे प्रोसेस फेल हो गए या मैं सही टाइम पे आपको पे नहीं कर पाया, तो आप, ऐसा भी होता है क्या? हो सकता है। अच्छा, तो आप हकदार हैं मुझसे पीनल इंटरेस्ट पाने के लिए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मेरे को आपको पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पीरियड की जो मैंने आपको डिले किया 30 दिन के बाद। अच्छा, मेरा हक बनता है, क्लेम आप मानते हैं फिर भी नहीं दे रहे, वो क्या ब्याज मिलेगा? तो 2% बैंक रेट के ऊपर, तो जैसे बैंक रेट 6%, तो मुझे 8% के हिसाब से आपके जो आपका जो ड्यू था उसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। ये तो IRD का रूल है। दूसरा कि 6 महीने मैंने लगाए, 6 महीने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो कि मैंने इन्वेस्टिगेट कर दिया, सब कुछ सही था, फिर भी मैंने आपको पैसे नहीं दिए, तो मैं 30 दिन के बाद से लेके पूरे इन्वेस्टिगेशन पीरियड पे आपको इंटरेस्ट दे रहूंगा। अच्छा, और अगर मैं ये पाऊं कि इन्वेस्टिगेशन के कारण मैं आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे आपको आके ये रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई मैं इस कारण से, क्योंकि मेरा इन्वेस्टिगेशन ये बता रहा है कि ये मटेरियल डिस्क्लोजर आपने नहीं किया, ये दिक्कत थी, इसी कारण मैं आपका। और मैं फिर से ये कहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अंडर राइटिंग प्रोसेस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको कम से कम क्लेम रिजेक्ट करना पड़े। आपने तो कह दिया कि इस वजह से हम नहीं देंगे क्लेम, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल वो प्रोसेस आप फॉलो कर पुराना प्रोसेस जी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। पहले तो आपके ऑफिसर के पास जाएं, इस केस में आप IRD के पास जा सकते हैं, फिर IRD के पास पर्सन के पास जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स में बड़े सारे प्रोसेस हैं। तो मतलब पूरा हक है, ऐसा नहीं कि मतलब डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी ने जो दे दिया फाइनल। अच्छा, अब एक चीज और है, ये तो क्लेम का केस हुआ, क्लेम नहीं, और कई सारी पॉलिसी तो ऐसी होती है इंश्योरेंस की जिसमें मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, मनी बैक हो गई या इस तरह की, तो उसमें पैसा कैसे आता है और कब आता है वो क्या मुझे याद रखने की जरूरत है कि, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए सर, जैसे अभी मैंने 20 साल पहले पॉलिसी ली थी, ठीक है, मनी बैक थी, वो कभी 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद थोड़ा पैसा, और वो डेट याद ही नहीं रहती, तो उसका क्या सोल्यूशन है? तो उसका भी सोल्यूशन IRD ने डाला हुआ कि जब भी मैच्योरिटी प्रोसीड आनी है उसके 2 महीने के पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इन्फॉर्म करना है कि ये आपका पैसा ड्यू है और ये इस टाइम पे आपको मिलेगा। जैसे आपकी फला डेट को मैच्योरिटी है, अब एक्सपेक्टेड नहीं कि आप याद रखें कि मैंने कब लिखा, कब, काफी लोगों को याद नहीं होता, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को आपको बताना है कि इस दिन पे आपका पैसा आने वाला है, ताकि आप उस पैसे को प्लान कर सके कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा या मैं उसका क्या यूज करूंगा या इस दिन को मेरे पैसे हैं, तो वो IRD ने प्रोविजन बनाया। अब तो हम बैंक डिटेल सारी दे देते हैं, बिल्कुल, तो क्या वो डायरेक्ट ट्रेड नहीं बिल्कुल होता है, सारे जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स हैं या क्लेम्स हैं, अब सीधा डायरेक्ट डेबिट, चेक का झंझट खत्म, चेक का झंझट खत्म। अच्छा, अगर आपने डिटेल दे दी तो पूरा वो नेट बैंकिंग से है, तो सीधा आपके अकाउंट में, तो याद रखने की भी जरूरत, खाली याद तो आप इसलिए दिला रहे हैं कि अगर मुझे उस पैसे की कुछ प्लानिंग करनी हो तो कर लूं। कई बारी सर वो फाइनल के पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ता है, जैसे स्पेशली इन केस ऑफ क्लेम आपको देना पड़ेगा ओरिजिनल पॉलिसी का कॉपी, ये वो, तो वो सारे जो पेपर हैं वो आपको जरूर देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे। अच्छा, एक चीज बताएं सर, किस तरह की पॉलिसीज में आप सवाल नहीं उठाते क्लेम को लेकर? क्योंकि वैसे तो आपका हक है, जैसे कंज्यूमर का हक है, तो वैसे इंश्योरेंस कंपनी का भी हक है कि क्लेम आ गया तो 4 सवाल पूछे, ये क्यों हो गया, अचानक से क्यों डेथ हो गई, या क्या हो गया, कोई मर गया तो सुसाइड किया है या वाकई में नेचुरल डेथ हुई है, तो आप किस केस में आप सवाल नहीं उठाते? तो सर ये मेरे ख्याल से जो लेटेस्ट जो बिल जो चेंज हुआ 2016 में आया शायद, तो उसमें ये प्रोविजन IRDA और गवर्नमेंट जो 1938 का अमेंडमेंट हुआ, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक सेक्शन 45 डाला उन्होंने एक्ट, जिसके हिसाब से अगर कोई भी पॉलिसी 3 साल तक एक्टिव मोड में रही है, मतलब 3 साल के आपने प्रीमियम भरे रेगुलर बराबर टाइम से, तो आपसे सवाल जो है नहीं पूछे जाएंगे अनलेस
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास ये कोई प्रूफ है कि आपने कोई मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर किया है, कोई फ्रॉड किया, वो भी मेरे पास 3 साल पहले 3 साल है ये डिटरमिन करने के लिए। एक बार ही 3 साल कंप्लीट हो गया तो मुझे आपको पैसे देने ही देने। अच्छा, तो ये जो 3 है साल के बाद वाली पॉलिसी में इन्वेस्टिगेशन होगा ही नहीं? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और आपको पैसे देने पड़ेंगे अनलेस आपने कोई मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर किया। वैसे तो वो तो आप या फ्रॉड किया। 3 साल के पहले वाली में भी कोई मटेरियल ऐसा होगा तो ही आप करेंगे, अदरवाइज तो क्यों करेंगे? 3 साल के बाद तो पैसे देने ही देने हैं, ये नया जो रूल है। मैं एक बार फिर से आपसे समझना चाह रहा हूं कि चाहे किसी ने मटेरियल डिस्क्लोजर, जैसे सपोज कोई स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, उसने लिख दिया मैं नहीं करता, और बाद में पता चला उसके लीवर वीवर या ये लंग्स खराब होने की वजह से डेथ हो गई, ठीक है, और आप तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों डेथ हुई है, या तो फिर ऐसे केस में उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्लेम? जी एकदम मिलेगा, लेकिन मतलब ये आयोटा थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास है कि वो ऐसे मटेरियल या फ्रॉडलेंट जो चीजें उस पर रोके जो कि 0.005% नहीं के बराबर 3 साल। बट सिंपल बात ये है सर कि जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं जो है सच बता देना। बिल्कुल भाई, अगर मैं दिन की 3 सिगरेट पीता हूं तो लिख दूं 3 जी, एकदम लिख देना चाहिए ताकि ओकेजनल ड्रिंकर है तो ओकेजनल ड्रिंकर लिख दे, या मतलब पीते तो क्या उस समय ज्यादा प्रीमियम दे देना ठीक है, बिल्कुल, बजाय बाद में, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस तो ले इसलिए रहे कि मरने के बाद पीछे वालों को तकलीफ ना है। करेक्ट, बट मैं कमिंग बैक टू सेक्शन 45, आईआरडीए ने देखा कि बहुत लोग ऐसे फ्रिवलस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां किसी तरह नहीं देना चाहे, तो उन्होंने ये लगा दिया कि भाई आपके पास 3 साल का ही विंडो है, 3 साल के बाद आपको जी क्लेम के पैसे देने ही देने। बहुत ही बढ़िया। अगर किसी कारण से आपकी पॉलिसी जो है वो आपकी कंटिन्यूस नहीं रही, जैसे कि आपने 2 साल का दिया और फिर 1 साल आपका पॉलिसी जो है लैप्स मोड में गया जिसको आपने रिवाइव किया, आपको पता है कि रिवाइव कर सकते हैं आप, इंटरेस्ट के पैसे भर के रिवाइव कर सकते हैं, तो वो 3 साल काउंट होगा रिवाइवल पीरियड के बाद से। ठीक बात है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी पोजीशन ही नहीं बनानी कि हमारी पॉलिसी किसी कारण से लैप्स और रिवाइवल मोड में जाए। हमने अपने इंश्योरेंस प्रीमियम को टाइम से देते रहना ताकि आप इसका फायदा उठा सकें। कुछ छुपाए ना, और कम से कम 3 साल तक पैसा लगातार भरें, और छुपाए तो कम से कम 3 साल तक जिए जरूर, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ये एक बात साफ है। तो आपने आज समझा किस तरह से पॉलिसी खरीदने के पहले, पॉलिसी के दौरान और पॉलिसी के बाद आपके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या हक हैं जो आप एक इंश्योरेंस कंपनी से मांग सकते हैं। और ये तमाम जानकारी दी हमें प्रशांत त्रिपाठी साहब ने, मैक्स लाइफ के सीनियर डायरेक्टर और सीएफओ। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। और इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही, लेकिन मार्च का महीना तो होता ही इंश्योरेंस का है, तो इंश्योरेंस के ही एक और बड़े ही काम के और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे हम अगले हफ्ते फिर से आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।